नमस्कार, मैं उमेश पांडे, विद्या मंदिर आचार्य। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की जो परीक्षाएँ आप लोगों की आने वाली हैं, उसी से संबंधित कक्षा 10 हिंदी प्रश्न पत्र का मॉडल प्रश्न पत्र आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूँ। इस प्रश्न पत्र के माध्यम से आप लोगों की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी मैं 100% अंकों के साथ कराऊँगा और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो देखने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लोगे और इसे शेयर ज़रूर करें, जिसमें और भी जो स्टूडेंट लाइव वीडियो देखना चाहते हैं वो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँच सके। तो इस वीडियो के माध्यम से मॉडल पेपर जो कि बोर्ड द्वारा 7 सेटों की सीरीज़ आती है, तो उन 7 सेटों को मैंने एक ही प्रश्न पत्र में पूरा जो है जोड़ने का पूरा प्रयास किया है और मैं आप लोगों को हर एक प्रश्न का उत्तर सहित हल बताता चलूँगा, जिसमें आप सभी लोग अंत तक इस वीडियो में बने रहो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूबियंस क्लासेस की ओर से ये प्रश्न पत्र अपलोड किया जा रहा है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इस प्रश्न पत्र को बनाते समय मैंने 7 सेट जो बोर्ड द्वारा निर्गमित किए जाते हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्रश्न पत्र निर्माण किया है और आप लोग जो भी प्रश्न यहाँ पर बताए गए हैं जो अथवा में भी हों उन्हें आप लोग ज़रूर अच्छे से कंठस्थ करें, जिसमें आप लोगों की बोर्ड की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10 हिंदी विषय मॉडल प्रश्न पत्र 2022 30% पाठ्यक्रम पर आधारित ये प्रश्न पत्र है। ध्यानपूर्वक आप लोग इसको जरूर देखें। समय 3 घंटा 15 मिनट आप लोगों को दिए जाते हैं। पूर्णांक 70 अंकों का यह प्रश्न पत्र होता है और ध्यान रखिएगा अथवा वाले प्रश्न भी आप लोग तैयारी करके जाएं, जिसमें आप लोगों की परीक्षा और अच्छी से हो सके। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला जो प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा बोर्ड की परीक्षा में, वो प्रश्न 1 का जो का होता है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य आपको बताना होता है। आप लोगों को 4 ऑप्शन मिलेंगे, चारों में से कोई एक उत्तर आपको देना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका उत्तर क्या है। पहला है जैनेन्द्र कुमार एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। दूसरा ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। तीसरा जयप्रकाश भारती शुक्ल युग के कवि हैं और चौथा प्रबंध पारिजात के लेखक पद्मलाल पन्नालाल बख्शी हैं। तो क्या लगता है आप लोग को सही उत्तर क्या होगा इसका? तो अगर आप लोगों ने उत्तर दिया है तो अच्छी बात है। मैं इसको आगे बढ़ाता चल रहा हूँ, एक एक प्रश्नों के हल को समझाता चल रहा हूँ। ध्यानपूर्वक समझते चलिए। देखिए इस प्रकार से अगर आप लोगों के सामने बोर्ड में परीक्षा में प्रश्न आता है तो ध्यानपूर्वक समझिए क्या कि इनमें से गलत जो भी पॉइंट गलत है उसको आप लोग बाहर कर दीजिए। जैसे पहला जो पॉइंट है जैनेन्द्र कुमार एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल नहीं, जैनेन्द्र कुमार एक साहित्यकार हैं और लेखक के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। दूसरा ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में ही ममता पाठ शामिल है और ममता के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। तो 2 तो बिल्कुल हट गए हैं और तीसरा और चौथा ध्यान रखिएगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी आपके कोर्स में बिल्कुल हटा दिया गया है। 30% रिड्यूस सिलेबस में पहुंच चुका है। क्या लिखूं जो रचना थी, तो इसका मतलब चौथा वाला भी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपने उत्तर 3 लगाया है जयप्रकाश भारती शुक्ल युग के कवि हैं, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। उम्मीद है आप लोगों को पहला प्रश्न समझ में अच्छे से आ गया होगा किस प्रकार आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, बोर्ड के एग्जाम में जरूरी नहीं कि आप लोग प्रश्न उतार के उत्तर लिखें। आप लोग डायरेक्ट प्रश्न का जो संख्या है उसको लिख के अपने उत्तर को इस प्रकार से समझा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न संख्या दूसरा है उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। इस तरह के बोर्ड के एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर तैयारी के लिए आप लोगों को सभी प्रश्न पढ़ने अनिवार्य हैं, क्योंकि जब से आप सभी तैयारी करके जाएंगे तभी आपके बोर्ड के परीक्षा में अंक अच्छे आ सकते हैं। तो अभी समय है, पढ़ते चलिए। तो चलिए पहले का खा जो आप लोगों से बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताना है। ध्यान रखिएगा, वहाँ जब बोर्ड में आप लोग देखोगे तो वहाँ पर 4 या 5 कृतियाँ पूछी जाती हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी अधिक दी हैं, तो ध्यान समझिएगा। मैंने 7 मॉडल पेपर को एक ही प्रश्न पत्र में रखा है, इसलिए थोड़े से प्रश्न अधिक हो सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान बिल्कुल मत हो। मैं बताता चल रहा हूँ आप लोगों को कितने उत्तर का जो है आप लोगों को जवाब देना, कितने प्रश्नों के उत्तर का जवाब देना है, ये मैं बताता चल रहा हूँ। तो क्या करना है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना होता है बोर्ड की परीक्षा में। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा दी हैं, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर आपको इनमें से किसी की कृति का नाम, रचनाकार का नाम याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलें। मैं बताते चल रहा हूँ एक एक करके क्या क्या कृतियाँ पूछी गई हैं। पहला है इंद्रजाल, दूसरा सेवा सदन, तीसरा दीपदान है, चौथा मिट्टी की ओर है, पांचवा पलाशवन है और छठा पल्लव है, सातवां पंचवटी और आठवां परशुराम की प्रतिज्ञा, नवा आकाशदीप और अंतिम है ठूठा आम। ध्यानपूर्वक समझिएगा, इनको तो आप लोगों को बिल्कुल कंठस्थ करके ही जाना है, तैयारी बिल्कुल जो है अच्छे से करके जाना है। अगर समय मिले तो आप लोग अपने पास से भी अपने विषयाचार्य जो भी आपके स्कूल में पढ़ाते होंगे उनसे भी आप लोग सलाह अवश्य ले लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर मैं एक एक करके समझाता चल रहा हूँ। इंद्रजाल के जो रचनाकार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद हैं। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। दीपदान
दीपदान एकांकी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की, और मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। पलाश वन है जो कि नरेंद्र शर्मा द्वारा लिखित है। उसके बाद पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की कृति है। और इसके बाद जो आप लोगों को पढ़ना है, पंचवटी मैथिली श्रवणगुप्त की रचना है। परशुराम की प्रतिज्ञा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आकाश द्वीप जयशंकर प्रसाद की। और अंतिम ठूठा आम जो कि महत्वपूर्ण रचना आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में हर सेट में आई है, हर बार आई है, भगवत शरण उपाध्याय की रचना। तो नाम है ठूठा आम। तो ये समस्त रचनाओं के जो रचनाकार हैं इनको आप लोग अवश्य कंठस्थ करके जाएं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बोर्ड में बिल्कुल आप लोगों से इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? तो आप लोगों से विधा भी पूछी जाती है तीसरे प्रश्न में। पहले के गा प्रश्न में आप लोगों से विधा पूछी जा सकती है, कोई भी रचना हो सकती है, उसकी विधा बताने के लिए आएगी। तो आप लोग अधिक से अधिक रचनाओं की विधा जरूर पढ़ें। तो माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है बता देता हूं। शब्द चित्र संग्रह है जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिस प्रकार से मैंने यहाँ लिखा है, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है। अगर आप लोग ये अच्छे से पढ़ चुके हैं तो इसी के कुछ और प्रश्न दिए गए हैं, उसको भी आप लोग अच्छे से कंटेस्ट कर लो। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से भी हो सकता है, इसी गाँव में किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। तो जीवनी लेखक का नाम राजेंद्र प्रसाद भी आप लोग लिख सकते हैं, और अमृत राय, यहाँ पे थोड़ा सा शब्द मैंने गलत कर दिया है, अमृत ता है वो दा की जगह ता कर लीजिएगा, अमृत राय है। ठीक है, ये जीवनी लेखक हैं। उसके बाद आप लोगों से हो सकता है इसके स्थान पर एक और प्रश्न पूछ लिया जाए, किसी एक आलोचना लेखक का नाम बताइए। तो मैं यहाँ पर दो लिख रहा हूँ जिसमें आप लोग एक अच्छे से कंठस्थ करके जा सकें। तो आलोचना लेखक के जो नाम है श्याम सुंदर दास हैं और रामचंद्र शुक्ल हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा जो प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा, किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम बताइए। आत्मकथा लिखने वाले जो लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन हैं और बाबू गुलाब राय, जिनकी आत्मकथा मेरी असफलताएं, ये उनकी आत्मकथा है, जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, अगला किसी एक रेखाचित्र लेखक का नाम बताइए। तो यहाँ पर मैंने दो रेखाचित्र लेखक और लेखिका दोनों दे दिया है, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ये तीनों ही रेखाचित्र लेखक हैं। तो अच्छे से रट लीजिए, इनमें से कोई एक ही प्रश्न आएगा, ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा। बहुत अधिक प्रश्न रखने का मेरा मकसद ये है कि 7 सेट की जो सीरीज होती है बोर्ड द्वारा निकलती है, सभी विभाग में अलग अलग जाता है। हो सकता है आपके पेपर में इनमें से कोई दूसरा प्रश्न आ जाए या तीसरा आ जाए, तो इसीलिए मैंने सारे प्रश्न के इसी प्रश्न पत्र में रख दिए हैं। अच्छे से आप लोग तैयारी कर लीजिए। इनके उत्तर भी मैंने बताए हैं, अगर आप लोग उत्तर भी सीख के जाते हो तो और अच्छी बात है। ध्यानपूर्वक पढ़ते चलिएगा। आगे देखते हैं, किसी एक रेखाचित्र लेखक का नाम बताइए। महादेवी वर्मा है रेखाचित्र में, और रामवृक्ष बेनीपुरी भी हैं और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर भी हैं। आगे बढ़ते हैं, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसमें और रेखाचित्र में एक कॉमन आंसर आप लोगों को मिल गया होगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आगे बढ़ते हैं, अगला जो घा प्रश्न पूछा जाएगा, 1 अंक का प्रश्न होता है, ध्यानपूर्वक समझते चलिए। तो क्वेश्चन आप लोगों से घा में किस प्रकार से पूछा जा सकता है, या तो किसी एक रचनाकार की एक रचना पूछी जा सकती है, जैसे यहां पर लिखा है वृंदावन लाल वर्मा की एक रचना का नाम लिखिए। तो इनकी मैंने 2 रचनाएं लिखी हैं, मृगनयनी और झांसी की रानी, ये दोनों ही रचनाएं वृंदावन लाल वर्मा जी की हैं। आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लें, जिसमें एक रचना आप लोग अवश्य लिख सकें। आगे इसी तरह से हो सकता है ये क्वेश्चन आपकी सीरीज में ना हो, दूसरा प्रश्न आपकी सीरीज में हो, गुलाब राय की एक रचना लिखिए। तो बाबू गुलाब राय की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो क्या है, ठलुआ क्लब। जी हाँ, अगर आपके सेट में जयशंकर प्रसाद की किसी एक ऐतिहासिक नाटक का नाम लिखने के लिए पूछा जाए, तो ऐतिहासिक नाटक ही क्या, नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद स्वयं में प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं। तो इनके नाटक अवश्य पढ़ के जाएं आप। ये नाटक इनके जरूर पूछे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद के किसी एक ऐतिहासिक नाटक के बजाय मैंने यहाँ पर 2 दिए हैं, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। ये दोनों ही इनके ऐतिहासिक नाटक हैं जो इतिहास की जो हमको इतिहास की जानकारी देते हैं। तो चंद्रगुप्त है और दूसरा स्कंदगुप्त है। उसके बाद फणेश्वर नाथ रेणु की किसी एक रचना का नाम बताने के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो मैला आंचल महत्वपूर्ण रचना है, ये आपके रचनाकार वाले पोर्शन में भी आ सकता है। तो मैला आंचल फणेश्वर नाथ रेणु की एक सुप्रसिद्ध रचना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एक रचना लिखने के लिए अगर आती है तो आप लोग दीपदान एकांकी जरूर लिखें, महत्वपूर्ण एकांकी है। इन्हीं की जो आप लोगों ने कक्षा 9 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद पाठ्यक्रम में आप लोगों ने पढ़ी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो अगला आएगा वो प्रश्न संख्या जो है अंगा है, पहले का अंगा। तो किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे अंगा में, इसको भी मैं बता देता हूं। किन्नर देश में रचना की विधा और लेखक का नाम बताइए। तो किन्नर देश में ये एक यात्रावृत्त है और राहुल शंकरत्यायन जो कि एक यात्रा साहित्य के ही लेखक है, इनके द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं, कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। ध्यानपूर्वक ये प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर प्रश्न आता है
कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? तो यह जीवनी प्रेमचंद पर लिखी गई है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है, अगर जीवनी किसकी पूछ रहा है, ये जीवनी है किस पर लिखी गई, तो बिल्कुल उत्तर यही लिखेंगे, प्रेमचंद है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कलम का सिपाही यह किसकी रचना है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, अगर रचना पूछता है तो ये रचना है अमृत राय जी की, ठीक है। तो वहां पर आप लोगों को उत्तर में अमृत राय लिखना है। तो ये प्रश्न बताना जरूरी था, क्योंकि कई विद्यार्थी इस प्रश्न के उत्तर को गलत लिख के आते हैं और बाद में उनको ऐसा लगता है कि बोर्ड द्वारा उनके अंक काट दिए गए हैं, कम आए हैं। तो मैंने बता दिया है कहाँ पर आप लोग समस्या करते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न कह रहा है उसको ध्यानपूर्वक समझिए। शुक्ल युग के दो प्रमुख उपन्यासकारों के नाम बताने हैं आप लोगों को। तो शुक्ल युग के दो प्रमुख उपन्यासकार कौन कौन से हैं? मुंशी प्रेमचंद है और चतुरसेन शास्त्री, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद और चतुरसेन शास्त्री। मुंशी प्रेमचंद अपने आप में ही जो है किसके लिए जाने जाते हैं? प्रसिद्ध उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं और इन्हें उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है। प्रश्न अगर आता है तो जरूर लिख के आइएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन जो पूछ रहा है आप लोगों से उससे देखते चलते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हैं, उसको भी आप लोग जरूर कंठस्थ कर लें। एक क्वेश्चन इससे भी आ सकता है, मैं लिखना भूल गया था, फिर भी मैंने ऊपर जो है लिखा है। प्रथम तार सप्तक जो शुरुआत हुई थी 1943 ईस्वी में, द्वितीय तार सप्तक जो कि 1951 में, और तृतीय तार सप्तक 1959-59 में शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अगला इसी अंगा में ये प्रश्न आपके सेट में हो सकता है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास और उसके लेखक का नाम लिखिए। तो हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है जिसका नाम है परीक्षा गुरु और जो लिखा गया है लाला श्री निवास दास के रूप में। तो रचना और रचनाकार में भी ये प्रश्न आ सकता है, इसको अवश्य कंठस्थ करें। तो परीक्षा गुरु लाला श्री निवास दास की रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगले सेट में भी हो सकता है आपका ये क्वेश्चन आ जाए अंगा में, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना एवं उनके लेखक का नाम बताइए। तो खड़ी बोली गद्य की जो पहली रचना है वो है कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा। तो अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 2, और प्रश्न संख्या 2 के काम में किस प्रकार से प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे उसको आप लोग अच्छे से कंठस्थ करके जाएं। मैं बताता चल रहा हूँ, आप लोग अच्छे से याद करते चलें। तो प्रश्न दूसरे का जो का आएगा उसको ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर दूसरे का में प्रयोगवादी काव्यधारा की दो विशेषताएं आप लोगों को ज्ञात होनी चाहिए। तो 2 नंबर का यह प्रश्न आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपके प्रश्न पत्र में यह प्रश्न दिया गया है तो इसके 2 जो विशेषताएं हैं, अति यथार्थवादी दृष्टिकोण और दूसरा मुक्तक शैली का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। किसमें? प्रयोगवादी काव्य में, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए, अगर आपके प्रश्न पत्र में यह प्रश्न ना होकर दूसरा प्रश्न होता है, भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो भक्ति काल को आप लोग जानते ही हैं, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा, इसी प्रकार से आगे भी क्रमबद्ध बांटा गया है। सगुण में आप लोगों को राम भक्ति शाखा और इसी में कृष्ण भक्ति शाखा, और निर्गुण में आप लोगों को क्या पढ़ना था? ज्ञानाश्रयी और प्रेम मार्गी, ये 2 शाखाएं आप लोगों ने उसमें पढ़ी थी। इन सभी का मिलान को देखते हुए आप लोगों से अगर 2 विशेषताएं लिखने के लिए कहता है, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पत्र में आता है, तो आप लोग लिख सकते हो भक्ति भावना की प्रधानता थी और गुरु की महिमा थी। तो ये दोनों आप लोग अच्छे से लिख सकते हो। अगला, अगर आपके ये दोनों ही प्रश्न पेपर में नहीं है, हो सकता है आपके प्रश्न पत्र में यह तीसरा प्रश्न जरूर रखा हो, छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखने के लिए पूछी जा सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 विशेषताएं लिखी, जिनमें से आप लोग 2 विशेषताएं जो आपको सही अच्छे से तरीके से याद हो सके उसको आप लोग याद कर लो। तो क्या है 3 विशेषताएं, देख लेते हैं। पहला है प्रेम सौंदर्य का चित्रण, दूसरा है प्रकृति का मानवीकरण और तीसरा है रहस्यवादी भावना। अगर आप लोगों ने इसके अलावा कोई स्कूल के माध्यम से अगर आप लोगों ने सीखा है तो परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यह प्रश्न पत्र मैंने उन सभी विद्यार्थियों के लिए अपलोड किया है जो तैयारी करना चाह रहे हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और अंक 100% अंक पाना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने अपने तरीके से विशेषता पढ़ी है तो वो भी बिल्कुल सही है। अपने विषयाचार्य से अवश्य सलाह लें कि कितनी अच्छे तरीके से आप लोग बोर्ड में अंक पा सकते हो। तो यह प्रश्न पत्र भी उन्हें जरूर भेजें, शेयर अवश्य करें, सभी शिक्षार्थियों तक यह वीडियो जरूर पहुँचाएँ, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगी है और मैं प्रयासरत रहता हूं कि सभी बच्चों के अंक जो हैं 100% यूपी बोर्ड में मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न संख्या दूसरे का खा है वह भी बिल्कुल 2 अंकों का पूछा जाएगा और किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे इसको मैं बता देता हूं। यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इसको ध्यानपूर्वक सुने। किन्हीं 2 रीतिबद्ध एवं किन्हीं 2 रीतिमुक्त कवियों के नाम लिखने के लिए पूछा जाएगा और उनकी एक एक प्रमुख रचना भी आप लोगों को याद होनी
चाहिए। तो चलिए रीतिबद्ध कवि देख लेते हैं दोनों, बिहारी लाल और केशवदास। बिहारी लाल की तो बहुत ही आसान है, बिहारी सतसई, और केशवदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना जो कि रामचंद्रिका आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में रचना और रचनाकार वाले पोर्शन में पूछी जा सकती है, अच्छे से कंठस्थ करें। दूसरे जो यहाँ पर कवि दिए गए हैं रीति मुक्त कवि, रीति काल के ही रीति मुक्त कवि हैं महाकवि भूषण और दूसरे हैं गोरेलाल। महाकवि भूषण की जो रचना है शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ध्यानपूर्वक समझिएगा, छत्रसाल दशक की बात कर रहा हूँ मैं, ये दोनों ही रचनाएं महाकवि भूषण की हैं। और गोरेलाल की यहाँ की एक रचना है वो छत्र प्रकाश है। ठीक है, कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। अगर आप लोगों को दूसरी रचना याद है तो वो भी चल जाएगी, परेशान बिल्कुल मत होइए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरे का जो गा आता है वो 1 अंक का आएगा, क्योंकि इसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरे का का में 2 अंक पूछे गए, खा में 2 अंक पूछे गए और गा में 1 अंक का प्रश्न किस प्रकार से बनता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तीसरे जो प्रश्न में दूसरे के गा वाले में 2 रचनाओं के रचयिताओं के नाम आप लोगों को लिखने हैं, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। पहली रचना है कुरुक्षेत्र, पथिक है दूसरी रचना, गीतिका तीसरी है, जयद्रथ वध है, उर्वशी है, कश्मीर सुषमा है, पंचवटी है, अनामिका है, समर्पण एवं आखिरी है एक पतंग अनंत में। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ सभी जो रचनाएं हैं, इन सभी की रचनाओं के जो कवि हैं या जो साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, उनका मैं नाम बताता चल रहा हूँ। अगर आप लोगों को ज्ञात है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते चलिए पहले के रचनाकार कौन है, दूसरे कौन है, तीसरे कौन है। बिल्कुल आपकी तैयारी अच्छे से मैं समझता भी चलूँगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर आप लोग लिख सकते हो 9120025555। मैं आपकी पूरी हर तरीके से सहायता करूँगा, बशर्ते आप लोगों को यह वीडियो सभी तक, अपने स्कूल के जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मित्र हैं, आपके रिश्तेदार अगर कक्षा 10 में पढ़ते हैं, उन तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं, उनके कौन कौन रचनाकार हैं। पहली जो रचना है कुरुक्षेत्र, उसके जो रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दूसरी पथिक है राम नरेश त्रिपाठी जी की है। तीसरी गीतिका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। चौथी है जयद्रथ वध जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर है, जिन पर इनको पुरस्कार भी मिला था। कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक की रचना है। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। समर्पण माखनलाल चतुर्वेदी। और अंतिम एक पतंग अनंत में इसके जो रचनाकार हैं वह हैं अशोक वाजपेयी जी। ठीक है, आप लोग अच्छे से इन सभी रचनाओं को कंठस्थ कर लें, क्योंकि समय कम बचा है। आप लोग प्रयास करिए कि जितना मैंने इस प्रश्न पत्र में रखे हैं समस्त प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को कंठस्थ होने चाहिए, भले ही प्रश्न का जो यहाँ पर दिया है वह अथवा में ही क्यों ना हो, क्योंकि जब अथवा वाले भी आप लोग पढ़ के जाओगे तभी बोर्ड के प्रश्न पत्र में आप लोगों को प्रश्न इस प्रकार से मिल सकेंगे। क्योंकि 7 सेट की सीरीज़ होती है, मैंने 7 सेट को एक ही में मिलान करके बनाया है, तो प्रश्न की संख्या थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन आप लोगों को पढ़ना सभी कुछ है। प्रयास कीजिए, समय है अभी आप लोगों के पास थोड़ा सा। हिंदी प्रश्न पत्र के लिए जितना मैंने यहाँ समझाया है सभी कुछ पढ़ के जाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ पर प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रश्न संख्या 3, जिसमें आप लोगों को निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ध्यानपूर्वक समझिए, एक का उत्तर देना है। मैंने यहाँ पर आप लोगों को, अगर आप लोगों ने समय पूर्व आप लोगों ने कुछ एग्जाम टाइम या विद्या खरीद रखी है या आपके विद्यालय में लिखवाई गई है, तो मैं यहाँ पर सब कुछ बताता चल रहा हूँ, समझाता चल रहा हूँ। अगर आपके पास एग्जाम टाइम है, आपके सामने रखी हुई है, तो आप लोग इसको ओपन कर सकते हो। मैं यहाँ पर पेज नंबर बताता चलूँगा, आप लोग उस पर टिक जरूर लगा लें कि यह कौन सा गद्यांश कहाँ पर आप लोगों को मिल पाएगा। देखिए 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 + 2 + 2, 3 के क्वेश्चन सीरीज है। 6 अंकों का यह प्रश्न होता है, कोई एक ही करना है। थोड़े से यहाँ पर गद्यांश मैंने ज़्यादा दिए हैं, पढ़ने सभी हैं आप लोगों को, कोई भी एक गद्यांश आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में फंस सकता है। ध्यान पूर्वक समझिएगा। फंसने का मतलब यह है, पूरी बोर्ड की परीक्षा का प्रश्न पत्र मैंने जो है लीक नहीं किया है, ना मैंने कहीं से चोरी किया है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, यह 100% बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आप लोग अपने विषयाचार्य से भी सलाह ले सकते हैं। इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न हैं उनसे पूछ सकते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है अथवा नहीं। तो चलिए आगे बढ़ता हूं, मैं एक एक करके सारे प्रश्नों को मैं समझाता चलता हूं, यहां तक कि गद्यांश भी मैं समझाता चल रहा हूं। तो पहले तो आप लोग अगर एग्ज़ाम टाइम खरीद रखे हो तो आप लोग गद्यांश संख्या 3 एग्ज़ाम टाइम पेज नंबर 26 पे आ जाइए। क्या है प्रश्न मैं बताता चल रहा हूँ। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं
जो गुण हम में नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। देखिए यहाँ पर मैंने जो है किसी भी पंक्ति के नीचे लाइन नहीं खींची है, तो आप लोग यह ना समझिए कि मैंने प्रश्न पत्र में थोड़ा गड़बड़ी की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों से यह पैराग्राफ पूछ सकता है और किसी भी पंक्तियों के नीचे या किसी भी लाइन के नीचे आप लोगों से लाइन खींच के पूछ सकता है, व्याख्या लिखने के लिए आ सकती है। इस प्रकार से हो सकता है व्याख्या आप लोगों से पूछ ली जाए। तो मैं जितने टिक के नीचे व्याख्या यहाँ लगा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझते चलिए कहाँ तक आप लोगों को करना होता है। उत्साही का यहाँ तक मैंने खींच दिया है, तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं अच्छे से। अब मैं प्रश्नों को पढ़ता चल रहा हूँ और उसके उत्तर मैं बताता चल रहा हूँ। सबसे पहले यह जो गद्यांश है, तो आप लोग समझ गए ना, एग्जाम टाइम में पेज नंबर 26 पे गद्यांश संख्या 3 मिल गया होगा। पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो प्रस्तुत गद्यांश के जो पाठ के लेखक हैं, तो उसको मैं बता देता हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह गद्यांश संख्या 3 है, जो मित्रता पाठ से संबंधित है। तो संदर्भ जैसे लिखा जाता है बिल्कुल उसी प्रकार से आप लोग लिखिएगा। कैसे लिखते हैं? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के कौन से पाठ से? मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बिल्कुल इसी तरह से लिख सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है मैं बता देता हूँ फिर से। यह कोई बात से लेकर धीर उत्साही का, यहाँ तक पूछा गया है। तो क्या लिखनी है व्याख्या में? मैं एक कहानी की तरह आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ किस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। आप लोग अच्छे से सुन लें और अच्छे से समझ भी सकते हैं। प्रस्तुत अंश में आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि दो व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए यह आवश्यक बिल्कुल नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे हों और उनकी रुचियाँ समान हों, वरन भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नता विषमता को देखकर निर्धन धनी की ओर, निर्बल शक्तिशाली की ओर तथा विनम्र व गंभीर व्यक्ति उत्साही व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे उन्हें विपरीत समय में विषम स्थिति में उचित प्रेरणा मिल सके। इसका मूल कारण है कि व्यक्ति वह चाहता है जो गुण उसमें नहीं है। उसे मित्र रूप में ऐसा व्यक्ति मिलना चाहिए जिसमें वे सभी गुण हों। चिंताग्रस्त व्यक्ति प्रफुल्लित प्रसन्नचित्त हृदय वाले व्यक्ति को अपना मित्र बनाना चाहता है, जिससे वह उसके साथ रहकर कुछ समय तक चिंता मुक्त रहकर प्रसन्नचित्त रहना चाहता है। तो उम्मीद है आप लोग गद्यांश के जो रेखांकित अंश की व्याख्या थी वो समझ गए होंगे। अब अंतिम प्रश्न जो पूछा गया है, क्या देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं व्यक्ति, उदाहरण सहित समझाइए। तो चलिए इसको भी मैं बता देता हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुने। गुणों की विभिन्नता को देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तात्पर्य है कि व्यक्ति में जो गुण नहीं होते हैं उन्हें जब वह दूसरे व्यक्ति में देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है। तो उदाहरण को देखते हुए समझाता हूँ मैं। जैसे चंद्रगुप्त अपने विद्वान मंत्री और गुरु चाणक्य की ओर तथा अकबर सम्राट होने पर भी अपने मनोरंजन के लिए बीरबल की ओर देखते हैं। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस गद्यांश को अच्छे से कंठस्थ करके ही बोर्ड की परीक्षा में पहुँचें। ठीक है। अब अगला जो यहाँ पर अथवा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। कोई एक ही गद्यांश करना है, पढ़ के सभी गद्यांश जाने हैं। 4 गद्यांश मैंने रखे हैं क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में 7 सेट होते हैं। ये 4 महत्वपूर्ण गद्यांश हैं, इनको तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लें। दूसरा, एग्ज़ाम टाइम पेज संख्या 34 पर आप लोग आ सकते हैं। 34 पर आप लोगों को मिल जाएगा, बता देता हूँ, गद्यांश संख्या 5, एग्जाम टाइम पेज नंबर 34। आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और
भोग भावना को दबाए रखें। तो समझ में आ गया। हालांकि यहाँ पर 2 पैराग्राफ आप लोगों से पूछ सकता है, लेकिन बहुत ही बड़ा प्रश्न पत्र नहीं होता है बोर्ड का, उसको देखते हुए मैंने प्रश्न पत्र बनाया है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग समझें, और इससे संबंधित जो प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे वो आप लोगों को मैंने बता दिया है। पहला प्रश्न क्या है, उपयुक्त जो प्रस्तुत गद्यांश है उसके पाठ और लेखक का नाम बताना है। तो बिल्कुल उसी तरह से प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य खंड के कौन से पाठ से, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से, और इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो समझ गए। बिल्कुल इसी तरह से गद्यांश लिख के आएंगे आप लोग, इसी तरह से संदर्भ लिख के आएंगे। अब आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। कितनी अंश की व्याख्या करने के लिए आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, तो यहाँ तक तो आप लोग जरूर पढ़ के जाएं, प्रोत्साहित करें तक, ठीक है। ये तो जरूर पढ़ लें, इतना तो पूरा आप लोग को रटना ही रटना है, मजबूरी है आप लोगों की कि ये पूरा जहाँ तक लिखा है प्रोत्साहित करें, ये जरूर पढ़ के जाएं। इसमें से जरूर प्रश्न पूछा जाएगा, और इसी से ही मैंने ये तीनों प्रश्न बनाए हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दूसरा मैं समझाता चल रहा हूँ, रेखांकित अंश की व्याख्या मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सिर्फ ईयरफोन कान में लगा के रखें और अच्छे से प्रश्न पत्र को सुनते चलें। आप लोगों को अच्छे से यहीं इसी प्रश्न पत्र के माध्यम से तैयारी मैं करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्याख्या, जो आज विज्ञान मनुष्य के हाथ से लेकर प्रोत्साहित करे तक दी गई है। इसको मैं बताता हूँ। प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि वर्तमान युग विज्ञान की उन्नति का युग है। विज्ञान की उन्नति से मनुष्य को असीमित शक्ति प्राप्त हो गई है, किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इस शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति अथवा समूह के उत्थान के लिए तथा दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में हो रहा है। समाज में या राष्ट्र में ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए जिससे विज्ञान की शक्ति के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए अहिंसात्मक त्याग की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो पहला प्रश्न यहाँ मतलब अंतिम प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर, विज्ञान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से हो सकता है। तो किस प्रकार से हो सकता है, इसको अच्छे से आप लोग सुनिएगा। तो किस प्रकार हो सकता है, विज्ञान के द्वारा प्रदत्त अतुलनीय शक्ति का उपयोग एक समूह और एक व्यक्ति के उत्थान तथा दूसरे समूह और व्यक्ति का पतन करने के लिए हो सकता है। इस शक्ति का प्रयोग अहिंसात्मक त्याग भावना से किया जाना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोग तीनों प्रश्नों के उत्तर को समझ गए होंगे। अब जो तीसरा गद्यांश यहाँ पूछा गया है, केवल एक ही गद्यांश करना है, लेकिन मैं पढ़ा आप लोगों को 4 रहा हूँ, अच्छे से पढ़िएगा, जिसमें आप लोग 100% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो सको। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर। तो मैं बता देता हूँ, पेज नंबर आप लोग पहले से खोल लें, गद्यांश संख्या 1, और एग्जाम टाइम में पेज नंबर 36 पे यह प्रश्न मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 36 पे आप लोग आ जाइए। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए हैं। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, तारों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे, और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है और आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। तो उम्मीद है आप लोग गद्यांश समझ गए होंगे किस पार्ट से, या भी आप लोग जरूर जानकारी प्राप्त हो गई होगी। चलिए 3 प्रश्न जो पूछे गए उनको मैं पढ़ देता हूँ। पहला प्रश्न, गद्यांश लिखना है आप लोगों को, संदर्भ लिखना गद्यांश का। क्या है संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो कि गद्य गरिमा से ही ली गई है, और उसके जो लेखक हैं, इस जो पाठ है, पाठ का नाम है अजंता। तो अजंता नामक पाठ से, तो लेखक कौन है इसके आप लोगों को ज्ञात है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वैसे मैं बता देता हूं। भगवत शरण उपाध्याय की रचना है अजंता, इसी पाठ से अवतरित है यह गद्यांश। तो आगे बढ़ते हैं। रेखांकित अंश क्या है, इसको मैं बता देता हूं, कितने अंश की व्याख्या आप लोगों से पूछी जाती है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये जो पूछी जाएगी आप लोगों से, उसको मैं लाइन खींच दे रहा हूँ, जिसमें आप लोग अपनी भी बुक में टिक लगा सको। तो खींचते चले जाइए, बहुत ही ज़्यादा नहीं आता है, बोर्ड में पूछा जाता है और किए तक, ठीक है, यहाँ तक पूछा जाएगा। बहुत ही ज़्यादा व्याख्या नहीं करनी होती, पूरे गद्यांश की व्याख्या कभी नहीं आती है। तो चलिए एक एक करके मैं पढ़ देता हूं। तो क्या है रेखांकित अंश की व्याख्या, आप लोग अपने गद्यांश को सामने रखें। अगर आपकी पुस्तिका खुली हुई है जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, पेज वही खुला है, आप लोग किताब से पढ़ रहे हो, तो मैं गद्यांश का जो व्याख्या मैं समझाता चल रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुने।
प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, मतलब कुछ ही मात्र के लिए ही है। मृत्यु सबको समाप्त कर देती है। मृत्यु से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, वह है रचना या सृजन करना। मनुष्य को कुछ ऐसी रचना कर देनी चाहिए जो अनंत काल तक स्थायी रहे। जब तक वह रचना विद्यमान रहेगी, उसके रचयिता का नाम भी जीवित रहेगा। लोग उसे भी याद करेंगे। किसी व्यक्ति विशेष को अगली पीढ़ियां जाने और सैकड़ों हजारों वर्षों बाद आने वाली पीढ़ियां भी अपने महान पूर्वजों की विशेषताओं और इतिहास से परिचित हों। इसके लिए मनुष्य ने अनेक उपाय सोचे और उन उपायों को कार्य रूपों में परिणत भी किया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से गद्यांश की व्याख्या समझ गए होंगे। अब जो आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा है, अंतिम प्रश्न पूछ रहा है, इंसान की खूबियों को, ध्यानपूर्वक समझिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इंसान की खूबियों को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने कौन कौन से उपाय किए हैं। तो कौन कौन से उपाय किए गए हैं अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में, तो इसको आप लोग अगर लिख सको तो अच्छी बात है। चलिए मैं पढ़ा देता हूँ। चट्टानों पर संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे धातुओं के चिकने पत्थरों के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे हैं। यह सभी उपाय किसने किए हैं? इंसानों किए हैं। क्यों किए हैं? अगली पीढ़ियों तक अपने जो संदेश है उनको पहुंचाने के लिए। तो उम्मीद है आप लोग इस गद्यांश को अच्छे से समझ गए होंगे। और अंतिम जो गद्यांश अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इसको भी आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लें, अच्छे से समझ लें। तो क्या है, पेज नंबर मैं पहले से ही बता दें, जिसमें आप लोग अच्छे से खोल के जो है पेज नंबर बैठ जाएँ। तो एग्जाम टाइम में पेज नंबर 30 पर आप लोग आ सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 30 तो क्या है, इसको मैं पढ़ के आप लोगों से एक बार सुना देता हूं, जिसमें आप लोग अच्छे से कंठस्थ भी कर सको। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। उम्मीद है इस सभी गद्यांश की जो भी यहाँ पर लाइन लिखी है, जो भी गद्यांश के यहाँ गद्य खंड है, उसको आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लें। यहाँ पर जो है मैं कुछ भी अंडरलाइन करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये पूरा ही आप लोगों को पैराग्राफ का अच्छे से अनुवाद करना है, अच्छे से आप लोगों को व्याख्या करनी है। तो ध्यानपूर्वक मैं समझाता चल रहा हूँ। प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखना है। तो पाठ का नाम आप लोग समझ गए होंगे, ममता नामक पाठ है, और इसके जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश पूरा ही मैं बताने जा रहा हूँ, अच्छे से समझ के आप लोग जरूर सुने। तो क्या है देखते हैं। प्रस्तुत अंश में लेखक प्रसाद जी कहते हैं कि कहानी की नायिका ममता ने घुड़सवार को बुलाकर उससे कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नया निर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ अधिकारी को दिया था, जिससे मैं अपने पूरे जीवन में इस भय से भयभीत रही, कहीं मैं अपने इस मामूली घर से भी बेघर ना हो जाऊं। लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवन रहते बेघर होने से बचा लिया। आज मैं इस घर को छोड़कर सदा के लिए जा रही हूँ, अर्थात मेरा अंत समय निकट आ गया है। अब तुम यहाँ मकान बनाओ अथवा महल, मुझे कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि अब मैं अपने चिर विश्राम के लिए अपने उस घर में जा रही हूँ जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे चिर विश्राम गृह का यहाँ पर क्या अर्थ है। तो चलिए उसको भी पढ़ा देता हूँ मैं। शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर दूसरा प्रश्न है चिर विश्राम गृह से क्या आशय है। तो शहंशाह आप लोगों को अगर ज्ञात है यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो मैं बता देता हूं। प्रस्तुत गद्यांश में शहंशाह शब्द मुगल सल्तनत के सम्राट बाबर के पुत्र और अकबर के पिता हुमायूं के लिए प्रयोग किया गया है। तो ज्ञात हो गया आप लोगों को किसके लिए, फिर एक बार मैं बता देता हूं। सम्राट बाबर के पुत्र और अकबर के पिता हुमायूं के लिए प्रयोग किया गया है। अगर आप लोग इतना बड़ा नहीं लिख पा रहे तो परेशान बिल्कुल मत होइए, आप लोग इतना लिख सकते हैं, यह शहंशाह शब्द हुमायूं के लिए प्रयोग किया गया है। और अंतिम प्रश्न फिर से मैं बता देता हूं, चिर विश्राम गृह से क्या आशय है। तो बिल्कुल आप लोग सुन लें अच्छी तरह। चिर विश्राम गृह से आशय है ऐसे घर या ऐसे घर से तात्पर्य है जहां मनुष्य अनंत समय तक विश्राम कर सके, ऐसा घर जिसका स्थायित्व अंतहीन समय तक बिना बना रहे और जिसमें व्यक्ति अंतहीन समय तक विश्राम और आराम कर सके, अर्थात मृत्यु के बाद जो घर मिलता है उसे ही यहाँ पर कहा गया है चिर विश्राम गृह। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो प्रश्न संख्या चौथा आप लोगों से पूछा जाएगा निम्नलिखित पद्यांशों से, वो एक ही पद्यांश का आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या करनी है और
उसका काव्य सौंदर्य भी बताना है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। फिर से मैंने 4 आप लोगों को पद्यांश बताए हैं और मैं बताता चलूँगा। जितने भी यहाँ पद्यांश हैं सभी आप लोग कंठस्थ अवश्य करें, जिसमें आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए एक एक करके सारे पद्यांशों को भी मैं बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग वीडियो में बने होंगे। लाइक अगर इस वीडियो को नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब ना हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी और भी प्रश्न पत्रों को मैं इसी चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने वाला हूं। तो अगर चैनल सब्सक्राइब होगा तो आप तक यह वीडियो पहुंच जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे अब पद्यांश की। तो पहला जो पद्यांश यहाँ पर है, ओदो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की नाही। प्रात समय माता जसुमती, अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो, अति हित साथ खकावत। गोपी ग्वाल बाल संखेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हित जसुजात। तो यहाँ पर ये जो पद्यांश है, पद्य संख्या 2 और एग्ज़ाम टाइम पेज नंबर 39। तो आप लोग जरूर पेज नंबर 39 पे चले जाएं अगर आपके पास भी एग्ज़ाम टाइम है। अगर आप लोग चाहते हो कि विद्या से भी मैं बताना जो है चाहूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में विद्या के भी पेज नंबर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगा। या आप मेरा नंबर जरूर नोट कर लें 9120025555। तो चलिए पहला जो यहाँ पर पद्य है ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ओधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती, अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो, अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संखेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिन सौ हित जातु तात। तो आप लोगों को इस पद्यांश को पढ़ के ये तो क्लियर हो गया होगा कि ये जो है सूरदास के पद से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें क्या करना है, ससंदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं बताता चल रहा हूँ, इसके संदर्भ और व्याख्या दोनों ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो संदर्भ सेम रहेगा जैसे आप लोग लिखते आ रहे हो, जैसे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब काव्य खंड है, ध्यान रखिएगा, 3 है, गद्य खंड, काव्य खंड और संस्कृत खंड। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कैसे लिखना है आप लोगों को। तो प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से उद्धृत है, जो कि भक्ति काल के श्री कृष्ण भक्त सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ सूरसागर की पद है। ठीक है, सूरसागर का क्या है, पद है। और प्रसंग की अगर बात करें, यहाँ पर प्रसंग क्या है, तो प्रस्तुत पद में उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहां की दयनीय स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर होकर ब्रज की यादों में खो जाते हैं। ठीक है, अब इसकी व्याख्या कैसे करनी मैं बताता चल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। फिर उसके बाद काव्यगत सौंदर्य है, क्योंकि एक अंग काव्यगत सौंदर्य के मिलते हैं और एक अंग संदर्भ के मिलते हैं, और जो 4 अंक निर्धारित हैं ये आपके व्याख्या करने के हैं। सही से व्याख्या कीजिए। तो मैं व्याख्या बता रहा हूँ आप लोगों को। प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जी कहते हैं, श्री कृष्ण उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनकर उनकी स्मृतियों में डूबकर कहते हैं, हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। वहाँ वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते रहते हैं। वहाँ के घने वृक्षों की छाया को भी मैं भूल नहीं पाता। नंद बाबा और माता यशोदा को देखकर मुझे जो सुख मिलता था वह मुझे रह रहकर स्मरण हो आता है। वे मुझे मक्खन रोटी और भली प्रकार जमाया गया दही कितने प्रेम से खिलाते थे, कितने प्रेम से खिलाते थे। ब्रज की गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते खेलते हुए बीता करते थे। ये सभी बातें आज भी याद आती हैं। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं, भाग्यशाली हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को उनके हित की चिंता है और श्री कृष्ण प्रतिक्षण उन्हीं का ध्यान करते रहते हैं। काव्यगत सौंदर्य में भाव पक्ष में आप लोग लिख सकते हैं, श्री कृष्ण के ईश्वर होते हुए भी ब्रजभाषियों की याद में दुखी होना। और दूसरे में आप लोग पंक्ति में लिख सकते हैं, ब्रज की स्मृति प्रभु श्री कृष्ण को भाव विह्वल करती है। ठीक है, और कला पक्ष की बात करें तो भाषा बहुत ही सरल है, ब्रज भाषा है, रस श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, छंद गेय पद है, अलंकार अनुप्रास और विरोधाभास है। और भाव की बात करें तो बहुत ही माधुर्य है, गुण बहुत ही माधुर्य है, शब्द शक्ति अभिधा व्यंजना और शैली मुक्तक है। और भाव साम्य की बात करें, सुधि ब्रजवासिनी की दिवैया सुखदासिनी की उधव नित हमको बुलावन को आवती। तो यहाँ पर जो बताया गया उसको मैं बता देता हूँ, पूरा अच्छे से समझाता चल रहा हूँ, इसको आप लोग जरूर ध्यानपूर्वक समझें। ठीक है, तो काव्यगत सौंदर्य क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, और व्याख्या मैंने समझा दी है। संदर्भ कैसे लिखते हैं, प्रसंग में क्या लिखना था, इसका पूरा क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा
ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अगर आप लोगों के पास एग्जाम टाइम है जरूर पेज नंबर 53 पे आ जाए। बाकी मैं पढ़ता चल रहा हूँ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, और चाह नहीं प्रेमी माला बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि शीश चढ़ाना जिस पथ जाए वीर अनेक। तो पेज नंबर आप लोग जरूर आ जाएं, 53 नंबर पेज है और ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा, महत्वपूर्ण है। संदर्भ में प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यखंड के पुष्प की अभिलाषा नामक कविता से अवतरित है, जो राष्ट्र प्रेमी कवि माखनलाल चतुर्वेदी की रचना युग चरण में संग्रहित है। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा जो कि माखनलाल चतुर्वेदी की है, ये आप लोगों ने संदर्भ लिखना है। प्रसंग में सिंपल है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि चतुर्वेदी जी पुष्प के माध्यम से देश पर बलिदान होने समर्पित होने की प्रेरणा देते हैं। और व्याख्या में आप लोगों को बहुत ही जो है सरल स्वभाव में बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कवि चतुर्वेदी जी देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर पुष्प के रूप में कहते हैं कि मेरी इच्छा किसी देवबाला या देवांगना के आभूषण में गुथ जाने या गूथे जाने की नहीं है। मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं किसी प्रेमी को प्रसन्न करने के लिए उस प्रेमी द्वारा बनाई गई माला में पिरोया जाऊं और उस माला द्वारा उसकी प्रेमिका को प्रसन्न करूं। हे प्रभु, मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं बड़े बड़े राजा महाराजाओं के शवों पर चढ़कर सम्मान प्राप्त करूं। मेरी यह कामना भी कदापि नहीं है कि मैं देवताओं के शीर्ष पर चढ़कर अपने भाग्य पर अभिमान करूं। इस प्रकार प्राप्त होने वाले किसी भी सम्मान को पुष्प अपने लिए निरर्थक समझता है। ठीक है, अंत में पुष्प उपवन या बगीचे के माली से प्रार्थना करता है कि हे माली, तुम मुझे तोड़कर उस मार्ग में डाल देना जिस मार्ग से होकर अनेक राष्ट्रभक्त वीर मातृभूमि की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए जा रहे हो। फूल राष्ट्रभक्त वीरों की चरण की धूल का स्पर्श कर स्वयं को धन्य मानता है, क्योंकि उनके चरणों पर चढ़कर वह देश के बलिदानी वीरों की सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता है। काव्यगत सौंदर्य भाव पक्ष आप लोग जानते ही हैं। कवि पुष्प के माध्यम से अपनी राष्ट्रभक्ति प्रकट करता है और पुष्प विविध प्रकार के सम्मान को तुच्छ मानकर राष्ट्रभक्त वीरों के चरणों पर चढ़ना चाहता है। भाषा बहुत ही सरल खड़ी बोली है, वीर रस यहाँ पर प्रयोग हुआ है। छंद जो है अतुकांत है, मुक्त छंद है, अलंकार अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश है, भाव ओज है और गुण भी ओज है, शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा है। शैली आप लोग जानते ही हैं, प्रतीकात्मक आत्मपरक और भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। उम्मीद है ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे पद्यांश की, ये भी आप लोग अच्छे से कंठस्थ करके जाएं। पद्य पहला है और एग्जाम टाइम में पेज नंबर 43 पे आप लोग जो है इसको देख भी सकते हो अच्छे से। चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, समझाना चालू करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सुनी सुंदर बैन सुधारस सोन सयानी है जानकी जानी भली। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे किस पाठ से है, किस जो है लेखक या किस कवि का है ये लिखा हुआ। तो सुनि सुंदर बैन सुधारस निशाने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें समुझाऊं कछु मुस्काई चली। तो क्लियर है, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। तुलसी तही अवसर सोहे सबय अवलोकनी लोचन लाहु अली, और अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनो मंजल कंज कली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको भी समझ लेते हैं अच्छे से, ध्यानपूर्वक इसको भी क्लियर कर लेते हैं, महत्वपूर्ण है, गा है। तो यहाँ पर संदर्भ में आप लोगों को लिखना प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यखंड के संकलित वन पथ पर शीर्षक से अवतरित है और यह अंश भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के राम भक्ति के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास की रचना कवितावली से उद्धृत है। तो ध्यानपूर्वक आगे बढ़ते हैं। प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में ग्राम वधुओं के प्रश्न पूछने पर उनके उत्तर देने के लिए सीता जी अपने आंगिक संकेतों से ही श्री राम के बारे में उन्हें सब कुछ बता देती हैं। व्याख्या, प्रस्तुत पद्यांश में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की स्त्रियां सीता जी से श्री राम के बारे में पूछती हैं कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। गांव की स्त्रियों के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर एवं समझदार सीता जी उनके मनोभावों को समझ लेती हैं। वे उनके प्रश्न के उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत की दृष्टि से देती हैं। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उन्होंने स्त्री योचित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही श्री राम के विषय में यह समझा देती हैं कि ये मेरे पति हैं। आगे कवि कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां श्री राम के सौंदर्य अपलक दृष्टि से देखती हुई अपने नेत्र होने का लाभ उठाती हैं। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेमी रूपी सरोवर में राम रूपी सूर्योदय का उदय हो गया हो और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल उठी हों। तो काव्यगत सौंदर्य में आप लोगों को भाव पक्ष सीता जी के संकेत पूर्ण भाषा में श्री राम के संबंध को स्पष्ट करना। दूसरा, भारतीय नारी की मर्यादा लब्ध नेत्र निर्वाण की भावना स्पष्ट हो रही है। कला पक्ष में भाषा जो है
ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। रस है श्रृंगार रस, छंद में सवैयाँ प्रयोग की गई हैं और अलंकार में अनुप्रास, रूपक और उत्प्रेक्षा तीनों ही अलंकारों का समायोग है। और भाव में माधुर्य है, माधुर्य गुण है, शब्द शक्ति व्यंजना है, शैली चित्रात्मक मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। उम्मीद है ये पद भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अंतिम जो चौथा पद है जिसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, कंठस्थ करना है, इसको भी मैं बताता चल रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेवाड़ केसरी देख रहा था, केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ रहा करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानव प्रत्यक्ष कपाली था। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना आपके कोर्स में शामिल है। पेज नंबर 59 एग्जाम टाइम में आप लोग देख सकते हैं। इस पंक्ति को भी मैं अच्छे से समझाता चल रहा हूँ और उम्मीद है आप लोग इसको भी अच्छे से कंठस्थ करके ही पेपर देने जाओगे। तो कहाँ पर जाना है, आप लोग को 59 पेज नंबर पर खोलना है और चैप्टर का नाम आप लोग समझ गए होंगे। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक पैराग्राफ या इससे भी एक पद्यांश या पद्य अवतरण आने की संभावना पूरी है। तो फिर से मैं एक बार इसको जो है पढ़ देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़ चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानव प्रत्यक्ष कपाली था। तो इसको कैसे लिखना है, किस प्रकार से कंप्लीट करना है, इसको मैं बताता चल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड के हल्दी घाटी नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता वीर रस के ओजस्वी कवि श्री श्याम नारायण पांडे हैं। ये आगे बढ़ते हैं, प्रसंग तो देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि पांडे जी मेवाड़ के श्री राणा प्रताप के हल्दी घाटी मैदान में हुए युद्ध का ओजस्वी चित्रण करते हैं। तो व्याख्या में आप लोगों को लिखना है, इसी से संबंधित देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि पांडे जी कहते हैं कि हल्दी घाटी के मैदान में शत्रु सेना के मध्य मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप केवल युद्ध का मनोरंजन दृश्य या तमाशा ही नहीं देख रहा था, वह तो बड़ी फुर्ती से दौड़ दौड़ कर अपने खून के सम्मान की रक्षा कर रहा था, क्योंकि उसके हृदय में अपने स्वाभिमानी रक्त की रक्षा की प्रबल इच्छा थी, जिसे वह अपने शत्रु अकबर की सेना से बचाना चाहता था। महाराणा प्रताप अपने विश्वसनीय प्रिय घोड़े चेतक पर चढ़कर सेना के मध्य इस प्रकार घूम घूम कर उसकी रक्षा कर रहे थे, मानो वे भगवान शिव हों जो अपने साथ साथ साक्षात मृत्यु को लेकर युद्ध भूमि में घूम रहे हों। तो काव्यगत सौंदर्य में भाव पक्ष में महाराणा प्रताप के ओजस्वी युद्ध का चित्रण है। महाराणा प्रताप को चेतक पर सवार होने पर शिव के रूप में चित्रित करना, जिनके साथ मृत्यु हो, यह दिखाया गया है। कला पक्ष में भाषा सरल है, सरल खड़ी बोली प्रयुक्त की गई है। रस में वीर रस की प्रधानता है और छंद तुकांत मुक्त जो है छंद प्रयोग किया गया है। अलंकार अनुप्रास और उत्प्रेक्षा। उसके बाद भाव यहाँ पर ओज है और गुण भी ओज है। शब्द शक्ति लक्षणा है। शैली प्रबंधक और चित्रात्मक दोनों प्रकार की शैलियों को प्रयोग किया गया है और उम्मीद है आप लोग यह अंतिम पद भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले पड़ाव पर चलते हैं। अगले जो है क्रम जो है प्रश्न का जो अगला है उस पर चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला जो प्रश्न संख्या 5 है, यह आप लोगों के स्कूल में जरूर लिखवाया गया होगा। अगर आपके पास नहीं लिखा है तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से मांग सकते हैं। वैसे 80 शब्दों में लिखना होता है, 120 शब्दों में भी अगर आप लोग लिखते हो तो इसके परेशान होने की जरूरत नहीं है। ध्यानपूर्वक आप लोग पेपर में लिखें, क्योंकि समय आप लोगों को 3 घंटा 15 मिनट दिए जाते हैं। ध्यान से लिखिएगा। तो क्या है, यहाँ पर 3 जो लेखक परिचय पूछा गया, उनकी किसी एक रचना का नाम अगर लिखने के लिए आता है तो एक ही रचना लिखें, क्योंकि इसके अंक निर्धारित है। 1 अंक एक रचना के और 2 अंक आप लोगों को जीवन परिचय लिखने के दिए जाते हैं। तो पहला जो जीवन परिचय है यहाँ पर वो है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा राजेंद्र प्रसाद है, तीसरा जय शंकर प्रसाद है। तो अगर एग्जाम टाइम है तो 61 नंबर पेज नंबर पे आप देख सकते हैं और 62 नंबर पे आप लोगों को तीनों जीवनियां मिल जाएंगी। उसके बाद प्रश्न संख्या 5वें का खा है तुलसीदास का जीवन परिचय, सूरदास का जीवन परिचय और सुमित्रा नंदन पंत। ध्यान रखिएगा, तीनों ही जीवन परिचय पढ़ के जाए, किन्हीं एक को पढ़ के बिल्कुल मत जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके एक पढ़ने से वह एक ही केवल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाए। तो दोनों में ही 3-3 अवश्य पढ़ें, जिसमें आप लोगों के बोर्ड की परीक्षा 100% अंकों से उत्तीर्ण हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बताया गया है प्रश्न संख्या 6, जो कि संस्कृत से जुड़ा हुआ है पूरी तरह से। ध्यानपूर्वक मैं इसको बोलूँगा और मुझे उम्मीद है अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर रखा होगा तो मेरे पढ़ने से ही आप लोग इसका हिंदी अनुवाद समझ जाओगे। तो एक एक करके मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली।
तो पहले तो मैं बता देता हूँ, पूरा पढ़ के सुना देता हूँ जिसमें आप लोगों को समझ में आ जाए कि संस्कृत बहुत ही ज़्यादा कठिन विषय बिल्कुल नहीं है। तो इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थंकन पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहवा महात्मना अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन् न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपि तु कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कल्पानां शिल्पानां कृते लोके विश्रुता अत्रत्या कौशेशाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृह्यन्ते अत्रत्या प्रस्तुत मूर्तया प्रथिता इयं निजा प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में थोड़ा बहुत तो आ ही गया होगा। तो चलिए इसकी हिंदी अनुवाद मैं समझा देता हूँ। एग्जाम टाइम में पेज नंबर 68 पे पहला ही गद्यांश दिया हुआ है, मैं एक एक करके समझाता चल रहा हूँ, ध्यान करिएगा। एक एक लाइन की ही हिंदी अनुवाद समझाता चल रहा हूँ, ठीक है। एक एक हिंदी अनुवाद को मैं बताता चल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो पहला यहाँ पर बताया गया है, इसको सुनिए ध्यानपूर्वक। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, अर्थात पहले तो ये सुन लें संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से अवतरित है और प्रसंग लिख सकते हैं वाराणसी के ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक महत्ता का चित्रण किया गया है। व्याख्या या हिंदी अनुवाद किस प्रकार से करना है, एक एक पंक्ति को मैं बताता चल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, अर्थात यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहवा महात्मना अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयत्, अर्थात महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे इयं नगरी विविधानां कल्पनां शिल्पानांच कृते लोके विश्रुता, अर्थात इसका मतलब यह हुआ, देखते हैं, केवल दर्शन, न केवल, देखिए यह अपने विचारों को फैलाया अर्थात विचारों का प्रसार किया। केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है। अत्रत्या कौशेय शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते अत्रत्या प्रस्तरमूर्तया प्रथिता एवं निजा प्राचीन परंपरा इदानीमपि परिपालयति, अर्थात यहाँ की रेशम साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह नगरी अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। तो उम्मीद है आप लोग इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले पाठ की हिंदी अनुवाद को भी समझ लेते हैं। महत्वपूर्ण गद्यांशों की सीरीज है, इसको जरूर कंठस्थ करके जाएं। फिलहाल आप लोग पहला चैप्टर वाराणसी पूरा पढ़ के जाएं। ये चैप्टर और एक और चैप्टर मैं बता दूंगा, दोनों ही चैप्टर आप लोगों के बोर्ड की परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं, जरूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदा बहवा वाला भी जो है पोर्शन खत्म करते हैं। तो आगे देखते हैं दूसरा जो यहाँ पर गद्यांश मैंने रखा है, क्या लिखा है इसको मैं पढ़ के पहले सुनाता हूँ, जिसमें आप लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ सके इस विषय को लेकर, ठीक है। एकदा बहवः जनाः घूमयानाम् आरुह्य प्रनगरं प्रतिगच्छन्ति स्म। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचियन्त नागरिकाः आसन्। मौनं स्थितेषु केकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसत्, अकथयत् ग्रामीणाः अद्यापि पूर्वतः अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति, न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुर्ग्रामीणः अब्रवीत्, भद्रनागरिक भवान् एव किञ्चित् ब्रवीतु, यतो हि भवान् शिक्षितः बहुज्ञश्च अस्ति। अब यहाँ पर आप लोगों को जो संदर्भ लिखना है उसको मैं बता देता हूँ, किस संदर्भ किस पाठ से यहाँ अवतरित है, इसको मैं बताता चल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से उद्धृत है। और प्रसंग में आप लोग लिख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश में नागरिक और ग्रामीण की वार्तालाप का वर्णन किया गया है। अनुवाद क्या है एक एक करके बता देता हूँ, या फिर आप लोग सिंपल वे में समझ लीजिए। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। उनमें कुछ ग्रामवासी थे और कुछ नगरवासी थे। उनके चुपचाप बैठे रहने पर एक नगरवासी ने ग्रामवासियों की हंसी उड़ाते हुए कहा, ग्रामवासी पहले की भांति आज भी शिक्षित और मूर्ख हैं, न उनका विकास हुआ है और न कभी विकास हो सकता है। उसके इस प्रकार की कथन को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, हे भाई नगरवासी, आप ही कुछ कहें, क्योंकि आप शिक्षित और बहुत ज्ञानी हो। तो समझ में आ गया, यही लिखना है आप लोगों को हिंदी अनुवाद में। तीसरा जो महत्वपूर्ण पाठ आप लोग जान ही गए होंगे वाराणसी पाठ से, तीसरा जो यहाँ पर गद्यांश रखा है इसको भी अच्छे से समझ लें। क्या है ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगाया कूले स्थिता अस्या घट्टानां वलयाकृतिः पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते अगणितः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशस्य नित्यम अत्र आयन्ति अस्या घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसति। अर्थात इसको भी बिल्कुल आप लोगों को पहले ही गद्यांश की तरह से संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से अवतरित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम उसी तरह से प्रस्तुत जो है प्रसंग में भी आप लोगों को लिखना है। गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता और सांस्कृतिकता का महत्व का चित्रण किया गया है। अनुवाद ध्यानपूर्वक लिखेगा। देखिए, वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, अर्थात वाराणसी बहुत प्राचीन नगरी है। और उसके बाद इयम विमल सलिल तरंगाया, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, अर्थात यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टानाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, अर्थात इसकी घाटियों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। आगे देखते हैं। अगणितः पर्यटकः सुदूरेभ्यः देशस्य नित्यम अत्र आयन्ति, अर्थात असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देश से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अस्या घट्टानाम च शोभाम विलोक्य इमाम बहु प्रशंसति, आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं। उम्मीद है ये भी आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अंतिम गद्यांश को भी देख लेते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा, आपके जो प्रश्न पत्र में गद्यांश और पद्यांश दोनों ही आएंगे, कोई एक ही चीज़ आप लोगों को करनी होगी। ठीक है, तो गद्यांश मैं पढ़ के सारे यहाँ पर समझा चुका हूँ, और पद्यांश में मैं बता दूँगा। अगर आपको जो सही लगे बोर्ड की परीक्षा में आप लोगों को कोई एक ही करना होगा। तो अंतिम जो अस्माकम, ये भी आप लोग एग्ज़ाम टाइम पेज नंबर 72 पे ज़रूर देखें। अगर आपके पास किसी प्रकार की बुक है तो उसमें अवश्य आप लोगों को मिल जाएगा। तो क्या है, इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ बिल्कुल आसान भाषा में। और ध्यान रखिएगा, वाराणसी पाठ और भारतीय संस्कृति, यह दो जो चैप्टर हैं आप लोगों के हिंदी में संस्कृत खंड में, उसको ज़रूर पढ़ के जाएँ। तो चलिए इसको स्टार्ट करता हूँ। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनम संस्कृतम एषा यथा समयम नवां नवां विचारधारां स्वीकरोति, नवा शक्तिं च प्राप्नोति। अत्र दुराग्रह नास्ति, यत् युक्तियुक्तं कल्याणकारी च तदत्र सहर्ष गृहीत भवति। एतस्या गतिशीलतायाः रहस्य मानवजीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितं, तद् यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु समभावः, विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेति। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं। तो संदर्भ क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। और प्रसंग में आप लोगों को क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय संस्कृति की गतिशीलता और उसके लचीलेपन पर प्रकाश डाला गया है। तो इसको मैं एक तरह से रीडिंग करके समझा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय मैं आप लोगों का नहीं लेना चाहूँगा। अनुवाद मैं पूरा डायरेक्टली समझा देता हूँ। हमारी संस्कृति सदा गतिशील रही है। मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए यह समय अनुसार नई नई विचारधारा को स्वीकार कर लेती है और नई शक्ति को प्राप्त करती है। इसमें दुराग्रह नहीं है, जो युक्त संगत और कल्याण करने वाला है, इसमें हर्ष सहित ग्रहण किया जाता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन में सदा रहने वाली मूल्यों में स्थित है, जैसा कि सत्य का सम्मान, सभी प्राणियों के प्रति सम्मान भाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता है। तो अब हम लोग बात करेंगे, कुछ पद्यांश हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, आप लोग अच्छे से कंठस्थ करेंगे, सीखेंगे और अच्छे से आप लोग लिख के आएंगे। ठीक है, तो एक एक करके मैं समझाता चल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। तो पहला जो है यहाँ पर आप लोग चाहे तो अपने पुस्तिका के माध्यम से भी देख सकते हैं, पेज नंबर 73 पे एग्जाम टाइम में मिल जाएगा। तो चालू करता हूँ। श्लोक संख्या जो है अगर आप लोग ढूंढ रहे हो तो श्लोक संख्या पहला है, जीवन सूत्राणी पाठ है। माता गुरुतरा भूमे खात पितोच्चितरस्तता, मना शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी प्रणात, अर्थात यहाँ पर पहले संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी शीर्षक से अवतरित है। ठीक, अब इसमें हो क्या रहा है, प्रस्तुत श्लोक में यक्षराज के प्रश्न और युधिष्ठिर के उत्तरों को माध्यम से जीवन के सूत्रों का चित्रण किया जा रहा है। तो चलिए अनुवाद देखते हैं। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, क्या देते हैं, पृथ्वी से अधिक भारी माता है। तो माता गुरुतरा भूमे यानी कि पृथ्वी से अधिक भारी माता है, आकाश से भी अधिक ऊंचा पिता है, वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है और तृण या तिनके से अधिक दुर्बल बनाने वाली चिंता है। तो उम्मीद है आप लोग पहला समझ गए होंगे। अगला है जो मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशयम सा काशी के निमित्ते, पहला पाठ वाराणसी, उसी का यह श्लोक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से अवतरित है। प्रसंग में प्रस्तुत श्लोक में वाराणसी की पवित्र प्रतिष्ठा का वर्णन किया गया है। अनुवाद, जहाँ का मरना या जहाँ पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहाँ भस्म धारण करना आभूषण है, जहाँ कौपीन अर्थात लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी समता किससे की जाती है। तात्पर्य यह है कि किसी से भी नहीं की जा सकती।
अगला देखते हैं, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। यह जो है श्लोक पहला, पाठ 3, वीरः वीरेण पूज्यते, प्रश्न संख्या 73 पे एग्जाम टाइम में आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या लिखना है, क्या करना है। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के वीरः वीरेण पूज्यते नाटक से अवतरित है और प्रसंग में प्रस्तुत श्लोक में पुरुराज सिकंदर को गीता के भाव समझाते हैं। अनुवाद, बंधन हो या मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है, अर्थात वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। उम्मीद है यह भी आप लोगों ने अच्छे से कंठस्थ कर लिया होगा। अब हम लोग अंतिम जो यहाँ पर पद्यांश है ध्यानपूर्वक उसको भी समझेंगे। तो क्या है अंतिम जो पद्यांश है उसको भी अच्छे से देख लेते हैं। तो पहले तो ये समझ लीजिए, यहाँ पर जो पृष्ठ संख्या 74 दी गई है उसको जरूर देखें। तो इसको मैं पढ़ देता हूँ। सार्था प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहेस्ता आतुरस्य विषन्न मित्रम दानम मित्र मार्ष्यतः। अर्थात पहले तो संदर्भ समझ लेते हैं इसका। तो संदर्भ में आप लोगों को क्या लिखना है इसको मैं बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी शीर्षक से अवतरित है। तो ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा। इसका जो प्रसंग है उसको मैं बता देता हूँ। तो प्रस्तुत श्लोक में विभिन्न व्यक्तियों के मित्रों के विषय में बताया गया है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर बताते हैं, क्या बताते हैं, प्रवास रहने वाले का मित्र या साथी धन होता है, घर में रहने वाले का मित्र पत्नी होती है, रोगी का मित्र वैद्य होता है, मरने वाले का मित्र दान होता है। तो उम्मीद है आप लोग सभी पद्यांशों को भी अच्छे से समझ गए होंगे, सभी श्लोकों को अच्छे से कंठस्थ कर चुके होंगे। अगला जो प्रश्न संख्या 7 है, तो ध्यानपूर्वक सुने, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो भी आपका प्रश्न पत्र रहा होगा उसमें कोई एक श्लोक ही आया होगा, ठीक है। मैंने अपने प्रश्न पत्र में काफ़ी श्लोक रखे हैं, तो ध्यानपूर्वक आप अपने प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक देखिएगा, उसमें जो श्लोक ना आया हो वही आप लोग लिखिएगा। तो यहाँ पर कुछ सरल भाषा के संस्कृत के श्लोक हैं, आप लोग उम्मीद है जरूर पढ़ के जाओगे। तो 3 श्लोक मैंने अपने इस प्रश्न पत्र के माध्यम से उत्तर में लिखा है, तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। तो संस्कृत का श्लोक ध्यानपूर्वक लिखने का प्रयास कीजिएगा, एक भी मिस्टेक आपके अंकों में प्रभाव डाल सकती है। तो ध्यानपूर्वक अच्छे से कंठस्थ करें। 2 अंकों का यह प्रश्न है। मरणम मंगलम यत्र भूत विभूषणम कौपीनम यत्र कौशियम शाकासी के निमित्ते। और अंतिम श्लोक ये भी आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, 2 श्लोक अच्छे से कंठस्थ करके जाइएगा, क्योंकि एक श्लोक तो तय है आपके प्रश्न पत्र में जरूर आएगा। अगर आपने वही प्रश्न पत्र का जो श्लोक याद किया होगा तो आप लोग ध्यानपूर्वक दूसरा अवश्य याद करें, जिसमें आप लोग दूसरा लिख सको। अगला जो यहाँ पर 7वें का खा है, यहाँ पर आप लोगों को निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप लोगों के प्रश्न पत्र में 4 या 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई 2 ही प्रश्न आप लोगों को करना है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाहार मैंने इस प्रश्न पत्र के माध्यम से समझाया है, तो सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद करें। तो 2 अंक का है, 1-1 अंक आप लोगों को प्रश्न के दिए जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, ग्रामीणान कहा उपाहसत। तो ग्रामीणान एक नागरिकः उपाहसत। और चंद्रशेखरः कहा आसीत। तो चंद्रशेखरः प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्तश्चासीत्। तो ये 2 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आगे देखते हैं। गीतायाः कः संदेशः। तो निष्काम कर्म करणम् एव गीतायाः संदेशः अस्ति। ज्ञानं कुत्र संभवति, ज्ञानं सर्वत्र संभवति। वाराणसी नगरी कस्या कूले स्थिता, वाराणसी नगरी गंगाया कूले स्थिता। वीरः केन पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते। ये आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लें। अमुखो अपि कः स्फुटवक्ता भवति, अमुखो अपि पत्रम स्फुटवक्ता भवति। और 7वां यहाँ पर प्रश्न जो रखा है, मनुष्यम किम हित्वा सुखी भवेत्। मनुष्य जो है लोभम हित्वा सुखी भवेत्। भारतीय संस्कृति कीदृशी वर्तते। तो भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। और अंतिम प्रश्न, पदेन विना किन दूर याति, पदेन बिना पत्रम दूर याति। अब आगे बढ़ते हैं, 8वें का देख लेते हैं ध्यानपूर्वक। तो निम्नलिखित पंक्तियों में से प्रयुक्त रस की पहचान कर लिखना है, या फिर आप लोगों को हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो देखिए, अगर आप लोगों ने कोई 2 रस पढ़ के गए तो आप लोग परेशान बिल्कुल नहीं। आपके कोर्स में करुण रस और हास्य रस दोनों ही हैं। कोई एक रस अवश्य पढ़ के जाएं, दोनों ही पूछे जाते हैं, बस तरीके थोड़े से अलग हो सकते हैं। या तो एक पंक्ति के माध्यम से आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, और उसकी पहचान करके उसके बारे में आप लोगों को लिखना है, ध्यानपूर्वक लिखिएगा। और दूसरा यहाँ पर अथवा करके है, कोई दोनों में से कोई एक ही करना, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण से लिख के जाना है। तो यह आप लोगों के स्कूल वालों ने या फिर आपके विषयाचार्य ने लिखवाया होगा,
तो उसी से आप लोग कंठस्थ कर सकते हैं। उसके बाद उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार की परिभाषा जरूर याद करके जाएं। ध्यान रखिएगा, अलंकार से आप लोग 2 अलंकार अपने कोर्स के जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि 3 आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं, जिनमें से 2 आप लोग अवश्य याद करें। तो उत्प्रेक्षा और उपमा जरूर याद करके जाएं, या फिर आप लोगों ने अगर रूपक अलंकार पढ़ रखा है तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, 2 तो पढ़ के जाएं, दोनों ही आते हैं। अगला, निम्नलिखित प्रयुक्त छंद को पहचान कर लिखना होता है, या अथवा करके दूसरा है रोलर छंद, उदाहरण सहित समझाइए। अगर आप एक ही छंद याद करके जाओगे तो आप लोग जरूर कर पाओगे, क्योंकि दोनों ही पूछे जाते हैं, कोई एक करना होता है, तो इसलिए ध्यानपूर्वक प्रश्नों को सुनिएगा और समझिएगा। तो यहाँ पर मैंने पेज नंबर लिख दिया है 16, आप लोगों को एग्जाम टाइम में 79 नंबर पे मिल जाएगा, 79 पेज नंबर पे। तो मेरा बताने का तरीका है, जो मैं बताता चल रहा हूँ आप लोग अच्छे से टिक लगाते चलिए। यही आप लोगों को अपनी परीक्षा के लिए तैयारी करना है, समय बहुत है, और यह वीडियो सभी तक शेयर अवश्य कीजिएगा। अगला जो प्रश्न संख्या 9 है, उसमें का में आप लोगों को जो कंठस्थ करना है, अच्छे से ध्यानपूर्वक समझना है। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है। आप लोगों को 1-1-1-3 अंक मिलेंगे, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 6 आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में 6 या 5 पूछे जाते हैं, कोई 3 ही करने होते हैं, ध्यानपूर्वक करिएगा, जो सही आता हो वही करिएगा। तो उपसर्ग हमेशा ध्यान रखिएगा, वे जो है शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं। तो सहमति हो सकता है, सहयोगी हो सकता है, स्वागतम हो सकता है, सुलेख हो सकता है, अनर्थ हो सकता है, अनंत हो सकता है, प्रत्येक हो सकता है, परिवार और परिजन हो सकता है, से निर्मल और निर्धन भी हो सकता है। तो यह आप लोग समझ गए होंगे। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से या फिर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द लिखना है। तो ध्यानपूर्वक देख लीजिए, आवट है, आहट है, आई है, त्व है, पन है और ई है। तो पहले तो मैं प्रत्यय बता देता हूँ होता क्या है। प्रत्यय वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे जुड़कर शब्द का जो अर्थ है वो परिवर्तित कर देता है, वह कहलाता है प्रत्यय। तो प्रत्यय में पहला आवट है, तो सजावट, लिखावट। आहट दूसरा है, घबराहट और जगमगाहट, ये आप लोग लिख सकते हैं। आई के लिए लंबाई, चौड़ाई लिख सकते हैं। त्व के लिए महत्व और बंधुत्व लिख सकते हैं। पन के लिए बचपन और पागलपन। ध्यान रखिएगा, केवल एक ही लिखना है, मैंने यहाँ पर 2 इसलिए बताएं, जो आपको आसान लगे वो आप लोग पढ़ सकते हैं। ये जाति हो सकता है, नगरी हो सकता है। आगे प्रश्न संख्या गा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी बताइए। तो समास विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए। यहाँ पर दिए कितने हैं मैं बता देता हूँ, 6 समास दिए हैं, और उनको आप लोगों को समास विग्रह करते हुए समास का नाम भी बताना है। पहला उच्च निम्न है, दूसरा रामकृष्ण, नवरत्न, चौराहा, गुणदोष और त्रिकोण है। तो एक एक करके मैं बताता चल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। उच्च निम्न अर्थात उच्च और निम्न द्वंद्व समास है, क्योंकि यहाँ पर योजक चिन्ह प्रयोग किया गया है। तो जहाँ पर योजक चिन्ह हो वहाँ पर आप लोग द्वंद्व समास लगा सकते हो। रामकृष्ण में योजक चिन्ह नहीं है, लेकिन इसका अर्थ राम और कृष्ण निकल के आता है, अतः यहाँ पर और शब्द मैंने जोड़ा है, इसलिए यहाँ पर भी द्वंद्व समास होगा। नवरत्न जो कि नवरत्नों का समाहार है, संख्यावाची शब्द जुड़ा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर द्विगु समास है। चौराहा 4 राहों का समूह होता है, समाहार मैंने गलती से लिख दिया है, द्विगु समास यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और गुण दोष में योजक चिन्ह लगा है, तो गुण और दोष जो कि द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। और अंतिम त्रिकोण है, 3 कोणों का समूह अर्थात द्विगु समास प्रयुक्त किया गया है। अगला देख लेते हैं इसी प्रश्न का घ, जिसमें आप लोगों को लिखना है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखने हैं। खेत है, तालाब है, कोयल है, दूध है, कान है, दही है। तो ध्यानपूर्वक सभी के उत्तर याद कर लें। खेत का क्षेत्र होगा, तालाब का तड़ाग होगा, कोयल का कोकिल होगा, दूध का दुग्ध होगा, कान का कण है और दही का दधी है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, जिनमें आप लोगों को अंगा में निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 के 2-2 पर्यायवाची लिखने होते हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, 2-2 पर्यायवाची लिखने हैं, एक एक अंक निर्धारित है, 2 करने हैं। आकाश है, भंवरा है, पहाड़ है, तालाब है, कृष्ण है और कमल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आकाश का नभ गगन अंबर है, तो 3 मैंने इसी वजह से लिखे जिसमें आप लोग 2 अच्छे से पढ़ सकें। भंवरा भ्रमर लिख सकते हैं, मधुप लिख सकते हैं, मधुकर लिख सकते हैं। पहाड़ के लिए पर्वत, गिरी, अचल कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। तालाब सरोवर, ताल या तड़ाग भी लिख सकते हैं आप लोग। कृष्ण विष्णु भी होता है, माधव भी होता है, मुरारी भी होता है। कमल के लिए जलज, पंकज, राजीव, नीरज। तो ये सब आप लोगों ने बचपन से पढ़ रखा होगा, उम्मीद है इसमें गलती बिल्कुल नहीं करोगे आप लोग। अगला प्रश्न संख्या 10वें का है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संधि विच्छेद करना है, आप लोगों को संधि का नाम भी करना है। तो यहाँ तो अलग है ही है, संधि करना है आप लोगों को। तो यदि प्लस अपि है, पितृ प्लस आकृति है और वन प्लस औषधि है, और उसके बाद प्रतिधन एकम है, गुरु धन आदेश और सुधन आगतम है। तो इन 6 की आप लोग अच्छे से कंठस्थ करके जाएं या समझ के जाएं अच्छे से। यदि प्लस अपि यद्यपि होगा, यड़ संधि है, आप लोगों के कोर्स से वृद्धि संधि हटाया जा चुका है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यड़ संधि के ही उदाहरण मिलने वाले हैं। तो आधे अंक तो आप लोगों के ऐसे ही हो गए, क्योंकि
निम्नलिखित में से कोई दो में से ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पर संधि आप लोगों को सिर्फ एक ही करनी होती है, ऐसा मुझे जहाँ तक ज्ञात। वैसे दो करना है आप लोगों को, 1+1 अंक निर्धारित है, 2 अंकों का प्रश्न है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। पितृ प्लस आकृति पित्राकृति हो जाएगा। और ये जो रा वाला जो आप लोगों ने यहाँ पर देखा है, इसको ध्यानपूर्वक पित्राकृति में जोड़िएगा। दूसरी तरफ पित्राकृति का रा जो है वो ध्यानपूर्वक लगाइएगा। वन औषधि औषधि होता है, और जब वन औषधि जब बनेगा तो यहाँ पर वन औषधि हो जाएगा, उसको ध्यानपूर्वक लिखिएगा। यण संधि प्रयुक्त की गई है। प्रत्येकम, प्रत्येकम में यण संधि है। गुरु आदेश ध्यानपूर्वक लिखिएगा, यण संधि है। और स्वागतम बिल्कुल ध्यानपूर्वक लिखें, यण संधि प्रयुक्त की गई है। तो अगले जो है बिंदु तक चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित शब्दों के जो रूप है षष्ठी विभक्ति द्विवचन में लिखना है। नदी अथवा मधु है, और दूसरा अश्मद है। क्योंकि योष्मद वाला आप लोगों के कोर्सेज से हटाया जा चुका है, इसलिए मैंने प्रश्न पत्र बनाते समय यह ध्यान रखा है कि योष्मद नहीं देना है, तो अश्मद है, ध्यानपूर्वक लिखिएगा। तो नदी अथवा मधु का मैंने ऊपर दे दिया है। जो षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, नद्यो है और मधुनो है, ये दोनों ही क्या है, षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। और अवयव ये वाला जो है नीचे, ये अश्मद का है, तो ध्यानपूर्वक इसको आप लोग लिखें। उसके बाद अगर आप लोग कोर्स में ये नहीं आता, दूसरा प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित शब्दों के रूप तृतीय विभक्ति बहुवचन में लिखने के लिए आते हैं, फल तथा मति और अश्मद का। तो आप लोग फल का फलय हो जाएगा, अश्मद का अस्मा भी हो जाएगा, और मति का मति भी हो जाएगा, तो ध्यानपूर्वक लिखेगा। या फिर अगर आपके जो प्रश्न पत्र में निम्नलिखित शब्दों के रूप चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हो। नदी का जो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन होगा नदीभ्या होगा, मधु का मधुभ्या होगा, और अश्मत का अस्मभ्यम हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग अच्छे से कंठस्थ करके इन्हीं प्रश्नों को याद करके जाएं, और अपने तरफ से भी अन्य चीज़ें जरूर पढ़ें। यह प्रश्न पत्र 100% आपको अंक हासिल कराने में आपकी सहायता अवश्य करेगा। समय बहुत कम है, तैयारी बहुत करनी है, इसलिए प्रश्न पत्र के माध्यम से आप लोग अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो। निम्नलिखित में से किसी एक धातु, लकार, पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। एक एक यानी कि 2 अंकों का यह प्रश्न है। ध्यानपूर्वक मैंने थोड़ा सा कोड बताया है, इसको जरूर समझिएगा। देखिए, अगर पठे है आता है तो ध्यान रखिए, हस्से है भी सेम रहेगा, हसानी है तो पठानी सेम रहेगा, हशिष्यत पठिष्यत दोनों सेम रहेंगे, पठावह हसावह सेम रहेगा, अपठाम और पठती ये थोड़ा अलग अलग है, तो इसको मैंने अलग से लिख दिया है। फिलहाल पहला जो यहाँ पर पठे है, धातु लकार पुरुष वचन बताना है, तो पठ धातु और हस धातु में कोई अंतर नहीं होगा, मतलब कोई समस्या आप लोगों को नहीं आएगी। उसके बाद लकार ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पठे है और हस्से हैं, दोनों में विधिलिंग लकार है, मध्यम पुरुष है और एक वचन प्रयोग किया गया है। कोई भी अगर आता है तो आप लोग अच्छे से याद करके जाएं। हसानी और पठानी, हस धातु और पठ धातु का प्रयोग है, लोट लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन प्रयोग किया गया है। हशिष्यतः और पठिष्यतः, हस और पठ धातु के लट लकार हैं, लट लकार मतलब भविष्यकाल है, और प्रथमा विभक्ति द्विवचन के ये रूप हैं। आगे पठावह हसावह अर्थात पठ और हस धातु का लट लकार आया है, उत्तम पुरुष द्विवचन के साथ प्रयोग किया गया है। अपठाम पठ धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है, और अंतिम पठती पठ धातु लट लकार प्रथमा विभक्ति एक वचन आएगा। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लें। अब इसके बाद घा वाला जो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए जो आप लोगों से पूछा जाएगा, यहाँ पर कुछ मैंने वाक्य रखे हैं, सभी वाक्यों को अच्छे से कंठस्थ कर लें। इन्हीं में से कोई ना कोई वाक्य आप लोगों के कोर्स में आएगा। केवल 2 ही वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, तो सभी पढ़ के जाएं। पहला, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंति, वाराणसी गंगा के पावन तट पर स्थित है, वाराणसी गंगाया पावन तटे स्थिता अस्ति। उसके बाद, मैं वाराणसी जाऊंगा, अहम वाराणसी गमिष्यामि, बालक गेंद से खेलता है, बालकः कंदुकेन क्रीडति, विद्या विनय देती है, विद्या विनयम ददाति, गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालयात गंगा प्रभावती। और उसके बाद प्रश्न संख्या 11 में आप लोगों को निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। पहला जो है, योग स्वस्थ जीवन का आधार है, एग्जाम टाइम 99 पे आप लोग देख सकते। अगला जो है, कोरोना एक वैश्विक बीमारी है, आप लोगों के स्कूल में लिखवाया गया होगा, उसको अच्छे से कंठस्थ कर लें। विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप, इसको जरूर पढ़ें। प्रदूषण की समस्या एवं समाधान जरूर पढ़ें, एग्जाम टाइम पेज नंबर 90 पे आप लोगों को मिल जाएगा। मेरा प्रिय कवि या लेखक अगर आता है तो आप लोग अपने पाठ्यक्रम से संबंधित लेखक और कवि को देखते हुए समझते हुए आप लोग अपने विवेक से लिख सकते हो। उसके बाद आप लोगों को अंतिम प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिएगा, जो अंतिम प्रश्न संख्या 12 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर देने के लिए जो पूछा जाएगा, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये जो खंड काव्य आप लोगों के
कोर्स में शामिल किए गए हैं, प्रत्येक क्षेत्र का अलग अलग है। तो मैं क्षेत्र जरूर बता देता हूं, जिसमें जो बच्चे प्राइवेट रूप से पढ़ रहे हैं, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से पढ़ रहे हैं, घर बैठे पढ़ रहे हैं, जिनको मैं समझा सकूं अच्छे से, उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो एक एक करके मैं समझाता चल रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुने। तो पहला जो यहाँ पर पूछा गया है, मेवाड़ मुकुट। अगर आपके पास एग्जाम टाइम है तो पेज नंबर आप लोग 110 पे आ सकते हैं। मैं इसको अच्छे से समझाता चल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। मेवाड़ मुकुट, अगर आप बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर, बहराइच इत्यादि जनपदों से संबंधित हैं तो यह खंडकाव्य आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। तो क्या है? मेवाड़ मुकुट। तो कवि गंगा रत्न पांडे की ही यह खंडकाव्य है, ध्यानपूर्वक लिखिएगा। प्रश्न संख्या 110 पे आप लोगों को मिल जाएगा। अब जो अग्र पूजा है, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, पेज नंबर 115 पे आप लोग देख सकते हैं, एग्जाम टाइम में आप लोगों को मिल जाएगा। ध्यानपूर्वक लिखिएगा और ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। पहले तो बता देता हूँ कहाँ पर यह शामिल है। तो अगर आप इलाहाबाद, आजमगढ़, मथुरा आदि जनपदों से संबंधित हैं तो यह खंडकाव्य आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। अग्र पूजा, अगर आप इलाहाबाद, आजमगढ़, मथुरा से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कर्मवीर भरत है, पृष्ठ संख्या 102 पर आप लोग आ सकते हो। और अगर आप लोग संबंधित हो किस जनपद से, बताता चल रहा हूँ, कर्मवीर भरत, तो मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली इत्यादि जनपदों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम यह शामिल किया गया है, कर्मवीर भरत। आगे बढ़ते हैं। जय सुभाष खंडकाव्य, प्रश्न संख्या 112 पे आप लोग देख सकते हैं। तो 112 पे जब आप लोग आएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि यदि आप सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई और लखनऊ के भी अगर आप लोग निवासी हो तो यह खंडकाव्य आप लोगों के पाठ्यक्रम में शामिल है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको और आगे देखते हैं, समझते हैं। मातृभूमि के लिए प्रश्न संख्या 106 पर आप लोग आ सकते हो। तो प्रश्न संख्या 106 पर देख लेते हैं कौन सा कोर्स शामिल किया गया है। जी हाँ, मातृभूमि के लिए गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर आदि जनपद से अगर आप संबंधित हैं तो मातृभूमि के लिए आप लोगों को अच्छे से लिखना है। डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी की यह रचना है। उसके बाद तुमुल खंडकाव्य, जो कि प्रश्न संख्या 123 पर आप लोगों को मिल जाएगा एग्जाम टाइम में। तो 123 पेज नंबर पे आप लोग जरूर जाएं और यह जरूर प्राप्त कर लें जानकारी कि आपके कोर्स में शामिल है कि नहीं। श्री श्याम नारायण पांडे की कृति तुमुल, जो कि वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन, बदायूं इत्यादि जनपदों से संबंधित है। उसके बाद ज्योति जवाहर खंडकाव्य, यह खंडकाव्य पेज नंबर आप लोगों को 127 पे मिल जाएगा। तो क्या है, फिर से मैं बताता हूँ, ज्योति जवाहर खंडकाव्य श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही की रचना है। तो कहाँ के लिए संबंधित है? कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा इत्यादि जनपदों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। तो इसको ध्यानपूर्वक आप लोग जरूर पढ़ें। आगे देखते हैं। कर्ण खंड काव्य के आधार पर आप लोग जरूर देखें पेज नंबर 119 पे। तो कर्ण खंड काव्य आप लोगों को 119 पेज नंबर पर मिल जाएगा और शामिल है कर्ण श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात की एक कृति है। तो अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा आदि जनपदों से संबंधित है, तो जरूर लिखें। उसके बाद अंतिम है मुक्तिदूत खंडकाव्य, प्रश्न संख्या 122 पर आप लोग देख सकते हो। तो क्या है? मुक्तिदूत, जो कि बस्ती, आगरा, गाजीपुर, फतेहपुर और बाराबंकी, उन्नाव इत्यादि जनपदों से संबंधित है। इसको आप लोग जरूर कंठस्थ करके जाओ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, दोनों प्रश्नों में से कोई एक ही करना है। या तो सर्ग का सारांश या सर्ग का जो कथा वस्तु है या पूरी कथा लिखी है उसको अपने शब्दों में लिखिए, या फिर दूसरा नायक अथवा नायिका का चरित्र चित्रण अपने जो है शब्दों में आप लोग लिख सकते हो। उम्मीद है पूरा प्रश्न पत्र आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अच्छे से आप लोग कंठस्थ कर लोगे और परीक्षा के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं, आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। 100% अंकों के लिए आप लोग तैयारी अवश्य करें। और अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो आने वाले जो विषय हैं आप लोगों की परीक्षाएं हैं उसका भी प्रश्न पत्र मैं कम समयों के लिए आप लोगों को अवेलेबल करा सकता हूं और कराऊंगा, प्रयास पूरा करूंगा। अगर आप लोग इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, मुझे थोड़ा सा और अच्छे से जो है प्रयास करने में और सफलता मिलेगी, जिसमें और मैं प्रश्न पत्रों का निर्माण करूँगा। तो यह बिल्कुल आप लोग ज़रूर करें। अपने मित्रों से लिंक को जरूर शेयर करें, वीडियो शेयर करें और पूरी वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।